हेलो एवरीवन। तो पहला लेक्चर है हम लोगों का करंट अफेयर्स फॉर आर अपकमिंग एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, जो कि संडे को ये लेक्चर आपको मिलना चाहिए था लेकिन मिल रहा है आज। उसका रीज़न आपको पता है, ये लेक्चर्स आपको संडे के दिन ही मिला करेंगे। कहाँ से ये हम लोग करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं? तो ये करंट अफेयर्स जो हैं हम लोग अक्टूबर से स्टार्ट करें, और किस तरह से मैं करवा रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बिकॉज ये पहला लेक्चर है। तो अक्टूबर से यहाँ पर मैंने पिकअप की हैं चीज़ें, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स का करवाने का फॉर्मेट ये रहेगा कि देखो, जो यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स लाया हूँ ऐसा नहीं कुछ भी रैंडम, ठीक है, टॉप 100 या फिर टॉप ये या फिर कुछ इस तरह का नहीं है। मेन रिफ़ाइन करके यहाँ पे मैं चीज़ें लेके आया हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। अब आपने अगर कहीं से करंट अफेयर करा है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए जहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है, उसको रिवाइज़ करते रहिए। लेकिन ये जो मैं करवा रहा हूँ उसको आप मिस मत करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ही लेके आ रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में, तो आप ये मान सकते हो आधा अक्टूबर। क्या है ये आधा अक्टूबर है, 15 to 30, ठीक है। और इस आधे अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं तकरीबन 30 करंट अफेयर्स में ख़त्म होंगे, ठीक है। 30 करंट अफेयर्स ओनली, यानी कि जो बाकी का होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाएंगे, 40, ठीक है। तो यानी कि आपका 100 के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेन यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि जिस तरह से मैं स्टैटिक के लेक्चर पे आपको करवाता हूँ, तो चीज़ें हम रिलेट करके करते हैं। सारी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ रखी हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसको हम तुरंत रिवाइज़ करते हैं। यही यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे जुड़े हैं। तो क्यों? क्योंकि आपको वो फॉर्मेट पसंद है, और उसका रीज़न भी ये है, इसी वजह से मैं क्यों करवाता हूँ, क्योंकि इसी तरह से ही सिलेक्शन होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जीके में अगर करेंगे कि सबसे पहले हम ये कर लें, फिर हम डेली करंट अफेयर कर लें, बहुत बर्डन बढ़ जाएगा। अगर आपको बर्डन कम करना है, चीज़ें पूछते हैं कि सर कैसे याद रहेंगी इतनी सारी चीज़ें, तो याद तभी रहेंगी जब आप चीज़ों को रिलेट करके बार बार रिवाइज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर उड़ीसा का कोई चीज़ आएगा ना, तो उड़ीसा में जो भी अभी तक हम पढ़े हैं कोशिश करेंगे कि उसको रिकॉल करें। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से जो भी अभी तक हम पढ़े उसको रिकॉल करें। तो इससे हमारा स्टैटिक भी कवर होगा, करंट अफेयर तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर ज़्यादा मैं अभी रिलेट इसलिए नहीं कराऊंगा बिकॉज अभी हम करंट अफेयर किया ही कहाँ है, पहला लेक्चर है। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सारा करंट अफेयर भी लपेटते चलेंगे, ठीक है, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा करता रहता हूँ स्टैटिक में। लेकिन अब क्योंकि करंट अफेयर्स ही कर रहे हैं, तो आगे जब हम करेंगे तो ये जितना होगा पीछे का उसको हम रिलेट करते हैं, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि कहीं पे भी कुछ भी आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग यहाँ कुछ भी पढ़ेंगे, जब स्टैटिक में हमारा कुछ भी आएगा ऑस्ट्रेलिया का, तो इसको भी रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट टारगेटेड ऑन सीजीएल एग्ज़ाम, बिकॉज वो डिपेंड भी करता है ना। अब स्टैटिक में तो मैं बोल सकता हूँ जैसे एमटीएस का एग्ज़ाम है 15-20 दिन बाद है, तो जितने भी लेक्चर्स हैं मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर तुम यहाँ पे हो और अगर तुम ये सारे लेक्चर्स पूरे कर लेते हो एमटीएस एग्ज़ाम तक, तो तुम यहाँ पे लेवल आ जाओगे, मतलब तुम 2x हो जाओगे। बस मैं इतना बोल सकता हूँ तुमसे, ठीक है। चाहे तुम एमटीएस में बैठो, उसके बाद चाहे स्टेनो, सीएचएसएल, सीपीओ जिससे में बैठो, और सीजीएल के लिए तो है ही है। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। पहला, सेकेंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल खुला है उड़ीसा के पुरी में। सर ये नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल क्या है? यहाँ पे वेदों की शिक्षा दी जाएगी, वेदों की शिक्षा। अच्छा ये सेकेंड है तो फर्स्ट भी कहीं होगा। फर्स्ट कहाँ पे? फर्स्ट है उज्जैन मध्य प्रदेश में। फर्स्ट है उज्जैन मध्य प्रदेश में। इसका नाम क्या है? इसका नाम मैं बता देता हूँ, सुन लो। महर्षि संदीपानी राष्ट्रीय वेद विद्यालय प्रतिष्ठान। बड़ा लंबा सा नाम है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तुम भी अपनी एनर्जी बचाओ, मैं भी बचाता हूँ, ठीक है। तो महर्षि संदीपानी राष्ट्रीय वेद विद्यालय प्रतिष्ठान, ये इसका पूरा नाम है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है ये। उज्जैन किस नदी किनारे है? शिप्रा नदी किनारे, हम लोगों ने पढ़ा है। शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक नदी है? चंबल की ट्रिब्यूटरी है। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चंबल निकलती कहाँ से है? मऊ प्लेट्यू से निकलती है। और यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री में एक है बंदरपुंछ जगह, बंदरपुंछ रेंज या फिर बंदरपुंछ ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। बात अगर करें वेदों की यहाँ पे कि वेदों की पढ़ाई होगी, तो हम लोगों ने वेदों के बारे में क्या पढ़ा है कि जो हमारे वेद होते हैं वो 4 वेद हैं। एक तो है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद, एंड द लास्ट वन इज अथर्ववेद। ऋग्वेद में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? हमने इसमें यह पढ़ा था कि ये ओल्डेस्ट वेद, यानी सबसे पहले अगर जो कंपोज हुआ था वो यही हुआ था, सबसे पुराना है। 1028 हाइम्स या फिर सुक्ताज हैं इसमें, क्लियर है।
और 10 मंडल हैं इसमें। कमेंट में आप ये बताएंगे भगवान सोम के बारे में किस मंडल में दिया हुआ, जो हम लोग देख चुके हैं। सामवेद म्यूज़िक के बारे में हमें बताता है, मेलोडी के बारे में बताता है। यजुर्वेद के बारे में बात करें तो प्रेयर्स हो गया, ठीक है, प्रेयर्स वगैरह के बारे में बताता है, ठीक है। और अथर्ववेद की बात करें मैजिक एंड स्पेल्स, यानी कि जो टोना टोटका आप बोल सकते हो वो बताता है अथर्ववेद। यजुर्वेद प्रेयर हो गया या फिर सैक्रिफाइस हो गया, ये हमें पता चलता है यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेद से, ठीक है। तो ये 4 वेदों और इन्हीं वेदों की पढ़ाई होगी इन नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल, जो कि दूसरा खुला है उड़ीसा के पुरी में। उड़ीसा से अभी और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे उड़ीसा के बारे में देखेंगे। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राईलेटरल एक्सरसाइज कमेंस्ड एट तंजानिया, इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड। ये तंजानिया नेवल जो आपकी फोर्सेज होती हैं उसके ये पर्सनल्स हैं और ये हमारे इंडिया के। अब यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया है। नेवी, इंडियन नेवी ने हमारी तरफ से पार्टिसिपेट किया नहीं, ये नेवल एक्सरसाइज थी। हुई कहाँ पे है? तंजानिया में। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तंजानिया की अगर बात करें, अफ्रीका की कंट्री है और अफ्रीका की कोस्टल कंट्री है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एकदम कोस्टल कंट्री है और ये बॉर्डर कर रही है लेक विक्टोरिया से भी। लेक विक्टोरिया से हमारी इक्वेटर पास हो रही है, लेकिन इक्वेटर हमारी तंजानिया से नहीं पास हो रही है। क्लियर है? और हमारी इंडियन नेवी की तरफ से हमारी जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, आपको पता है हमारी इंडियन नेवी की जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनको मार्कोस बोलते हैं। जैसे यूएस की जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनको यूएस नेवी सील्स बोलते हैं। अभी तो मैं आपको क्योंकि रिलेट नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है। संगम, जो संगम एक्सरसाइज है ना, वो हमारी जो मार्कोस है, हमारी स्पेशल नेवल फोर्सेस और यूएस की जो नेवी सील्स है उनके बीच में हुआ, लेकिन वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मार्कोस ने पार्टिसिपेट किया है और आईएनएस तरकश, ठीक है, आईएनएस तरकश में इसमें पार्टिसिपेट किया है। और चेतक हेलीकॉप्टर में, देखो इतना डीप कभी कभी पूछ लेता लेकिन जनरली पूछता नहीं है, तो बस बता क्यों रहा हूँ मैं, ताकि आप अगर पूछ ले तो याद आ जाए, रिकॉल हो जाए, ठीक है। बस चाहे तो ना नोट करिए, बस इतना नोट रखिए कि भाई तंजानिया में हुई थी, पहली ट्राईलेटरल एक्सरसाइज थी। इट वॉज द फर्स्ट एडिशन। क्लियर? थर्ड इज आकांक्षा व्यवहार इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इस फॉर्मेट में तो मिलेगा ही, पीपीटी फॉर्मेट में, प्लस जब अक्टूबर का कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरा वो पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे मैगजीन टाइप होता है वैसे फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आकांक्षा व्यवहार जो है वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, भारत तोलन से संबंधित है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती हैं। अभी जो खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं, समाप्त हुए हैं, कहाँ पे समाप्त हुए हैं? ये मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल में एंड हुए। और भोपाल के रिगार्डिंग आज ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं भोपाल को, ठीक। और ये 40 kg कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, 40 किलो जो वर्ग भार होता है उससे बिलोंग करती हैं। आकांक्षा व्यवहार वेट लिफ्टिंग, बस अब उन पर पूरी पीएचडी नहीं कर लेनी हमको, ठीक है, क्योंकि अब ये तो भाई हम, अब होता क्या ना, डेली करंट अफेयर्स सब वो करते हो यार, तुम्हारी मर्जी है, मैं उसमें कोई अपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे एक वो लगता है डाउन साइड कि भाई जब हम करते हैं जैसे आकांक्षा व्यवहार आया, अब क्योंकि मेरे पास तो आज की 10-15 ही न्यूज़ है, ठीक है, 10-15 ही है, तो मैं आकांक्षा व्यवहार के पूरे डीप में घुस जाऊँगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ना तो हमें उतनी बात याद रहेगी और ना याद रखने की ज़रूरत है। उस चक्कर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि उनका संबंध भारत तोलन से, वेट लिफ्टिंग से, वो भी याद नहीं रहती है, ठीक है। खैर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है 4th नंबर। इंडिया वॉन सुल्तान ऑफ जौहर कप बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। दिस इज़ द 3rd टाइम इंडिया हैज़ वॉन दिस। ये सुल्तान ऑफ जौहर कप क्या होता है? ये एक कप होता है, एक आप बोल सकते हो कि पूरा टूर्नामेंट होता है, फील्ड हॉकी से संबंधित है। फील्ड हॉकी मतलब, क्योंकि एक आइस हॉकी भी होता है जो बर्फ़ में खेला जाता है, जो कि कहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है, ज़रा बताइए। आइस हॉकी कहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है, और फील्ड हॉकी याद रखिएगा इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, कभी हमने डिक्लेयर नहीं किया। पाकिस्तान का है लेकिन हमारा नहीं। जैसे बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी है। भूटान का क्या है? तीरंदाजी, आर्चरी है, ठीक है, लेकिन हमने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये हॉकी से संबंधित है। ये हमने 3री बार जीता और सबसे ज़्यादा बार हमने जीता है, साथ ही साथ ग्रेट ब्रिटेन ने भी 3 बार जीता है। होता कहाँ पे है? हमेशा मलेशिया में ही होता है, ये हमेशा मलेशिया में ही होता है। और इस बार जो हुआ है आपका, ये तमन दया हॉकी स्टेडियम में हुआ है। इसको बस सुन लो, नोट मत करना, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें आपके लिए बढ़ जाएंगी जो उतना नीडेड है नहीं। एक और कप होता है एंड दैट इज़ सुल्तान अजलान शाह। सुल्तान अजलान शाह वो भी हॉकी से ही संबंधित है
और जो लेटेस्ट वाला है वो मलेशिया ने ही जीता था। ये भी मलेशिया में ही होता है हमेशा, और ये लेटेस्ट वाला मलेशिया ने ही जीता था, और ये पहली बार जीता था इसने। भारत ने 5 बार जीता है अजलान शाह, जो कि दूसरा सबसे ज़्यादा बार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने इसको 10 बार जीता है, हमने इसको 5 बार जीता है, और ये भी मलेशिया में होता है, और ये भी हॉकी से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग देख लेते हैं चीज़ें जल्दी से। इसका पूरा फिजिकल मैप यहाँ पे उन्होंने लगा रखा है, सारी चीज़ें देखते हैं। ये तो यार मैंने आपको बताया होगा, ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे है, ठीक है, जो अभी न्यूज़ में भी था, ठीक है, यूनेस्को ने वगैरह इसने कुछ किया था, तो ये न्यूज़ में था काफ़ी। तो ग्रेट बैरियर रीफ ये बस याद रखना कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है ऑस्ट्रेलिया के। फिर यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगा। ये क्या है सर? ये कॉर्डिलेरा है। कॉर्डिलेरा क्या होता है? कॉर्डिलेरा एक ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होता है। तो यहाँ बहुत लंबा ग्रुप ऑफ माउंटेन है, जैसे कि आप नॉर्थ अमेरिका है ना जो यूएसए, वहाँ पे भी आप ग्रेट ऐसे कॉर्डिलेरा देखोगे, तो ये कॉर्डिलेरा है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। डेजर्ट्स भी मैंने आपको बताए होंगे, गिब्सन डेजर्ट बताया होगा पक्का, और ये है सिम्पसन डेजर्ट, ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। अब इसके पीछे का रीज़न बताऊँ मैं तुम्हें, जो कि तुम्हें पता है लेकिन तुम्हें याद नहीं है, ठीक है, शायद मुझे ऐसा लगता है ना, कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड बहुत यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, लेकिन ईस्टर्न साइड में देख लीजिए सूखा पड़ा रहता है। जैसे विदर्भ रीजन जो है ना, यहाँ पे बहुत सूखा पड़ा रहता है महाराष्ट्र का, और उसके अगर वेस्टर्न साइड देख लें तो बहुत बारिश। क्यों? क्योंकि ये विंडवर्ड साइड होता है और ये लीवर्ड साइड होता है, और इस तरह की बारिश को हम क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, याद करिए। तो ये भी यहाँ पे भी थोड़ा रीज़न है कि यहाँ से जो रेनफॉल आती है वो मोस्टली यहीं पे हो जाती है। देखिए यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आपको दिखेंगी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे आपको डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। देख लीजिए, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। उसके और भी रीजन्स हैं, एक ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट वाला भी रीज़न है, लेकिन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और यहाँ पे रिवर्स हैं डार्लिंग और मुर्रे, ठीक है। डार्लिंग और मुर्रे, आपको 2 रिवर्स यहाँ पे बस याद रखनी। मुर्रे यहाँ पे नीचे है, और यहाँ की जो कैपिटल है कैनबरा वो यहाँ पे नीचे है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा वेजिटेशन वगैरह है, बाकी यहाँ पे तो डेजर्ट्स हैं ज़्यादातर। आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप वॉन बाई स्पेन। तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है इसी साल अगस्त के महीने में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और वो जीता स्पेन ने। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये हुआ था पहली बार मुंबई में, ठीक है, मुंबई में ये हुआ है, और इसमें स्पेन ने जीता। किसको हरा के जीता? कोलंबिया को हरा के जीता। कोलंबिया किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है ये आप बताएंगे। फीफा की अगर बात करें तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में ही कुछ और हेडक्वार्टर हैं, लेकिन जेनेवा में है वो। ILO, WHO, WTO, WMO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और बताइए, इंटरनेशनल लेबर डे हमको मनाता है, ठीक है, और इसका एक रीज़न है कि मैं पूछ रहा हूँ ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। अब यहाँ पे स्पेन को देख लेते हैं ज़रा। स्पेन ये रहा, यूरोप का कंट्री है, लेकिन एकदम सदर्न साइड में है। ये कंट्री अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मोरक्को से, स्पेन जो है मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार से सेपरेट होता है। व्हाट इज स्ट्रेट? जल डमरू मध्य हिंदी में बोलते हैं। डमरू किस तरह से दिखता है हमें? डमरू जो है इस तरह से दिखता है हमें, है ना। डमरू में एक छोटा सा ऐसा पॉइंट होता है जो बड़े बड़े इन ड्रम्स को सेपरेट कर रहा है, तो बस उसी तरह से स्ट्रेट इज़ अ नैरो वाटर बॉडी जो बड़े लैंड मासेस को अलग करती है। तो जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार है ये अलग किसको कर रहा है? यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक ये भी बोला जा सकता है ये स्पेन को मोरक्को से अलग कर रहा है। और जो स्ट्रेट होता है 2 लैंड मासेस को अलग करता है और 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। एंड विच आर दीज 2 वाटर बॉडीज़? एक तो मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, और एक है हमारा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। इसके रिगार्डिंग एक चीज़ एक्स्ट्रा नोट कर लो जो तुम पहली बार मेरे से सुनोगे, हो सकता है तुम्हें पता भी हो, नहीं पता हो तो इसको नोट कर लेना। यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपको एक सैरगैसम सी देखने को मिलेगा, जो सैरगैसम एक ग्रास होती है, इसको सरगैसो सी बोलते हैं, ना कि सरगैसम। सरगैसम घास का नाम है, ग्रास का नाम है, और वो घास जो है यहाँ पे कुछ ओशन करंट की वजह से जायर वगैरह बनता है तो यहाँ पास घूमती रहती है, और वो हमें सरगैसम ग्रास मिलती है, इस वजह से इसका नाम सरगैसो सी पड़ जाता है। अगर आपसे पूछ ले कहाँ है, अटलांटिक ओशन में है, ठीक है,
क्लियर है। यहाँ पे आपका पड़ेगा बाबल मानदेव स्टेट, लेकिन चलो कभी और देखेंगे, अभी बस इतना याद रखो कि फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप स्पेन मुंबई में हुआ, कोलंबिया को हरा, सॉरी मुंबई में हुआ, स्पेन ने जीता, कोलंबिया को हरा के। हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सारी चीज़ें। और अच्छा एक स्टेट बता देता हूँ, यहाँ पे ये है आपकी कर्च स्टेट। कौन सी है ये? कर्च। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्च स्टेट ये किसको जोड़ रही है, किसको अलग कर रही है, ध्यान से देखिए। ये ब्लैक सी को, ये है आपका सी ऑफ अजोव, इसको इससे जोड़ रही है। ये न्यूज़ में इसलिए रहता है बिकॉज ये रशिया यूक्रेन के बीच में टेंशन की जड़ है। तो कर्च स्टेट याद रखिएगा, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव। आगे बढ़ते हैं। विश्वास स्वरूपम, और एक चीज़ पता नहीं फिर से मुझे चुल मच रही कि मैं आपको बताऊं कि मेडिटेरेनियन सी से आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स चलती हैं जो हमारी सर्दियों में बारिश लेके आती हैं, जो हमारी किस टाइप ऑफ क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं बताइए। राबी, खरीफ, जैद किसके लिए अच्छी होती हैं? जो ये हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं उनको लेके आते हैं। और मेडिटेरेनियन सी से मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मैंने बताया था, इसका कोएपन क्लासिफिकेशन बताया था। कैपिटल सी स्मॉल एस, कैपिटल सी का मतलब है टेम्परेट और स्मॉल एस का मतलब है समर ड्राई, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती है, सर्दियों में होती है। और वही सर्दियों की बारिश वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के थ्रू हमारे यहाँ पे आ जाती है। यूपी, बिहार, जो यूपी और पंजाब, ये थोड़े जो ऊपर के इलाके हैं, नॉर्दर्न इंडिया। विश्वास स्वरूपम शिव स्टैच्यू इनॉग्रेटेड इन, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? ये नाथवाड़ा राजस्थान में इनॉग्रेट हुआ। ये विश्वास स्वरूपम की जो हाइट है दैट इज़ 212, सॉरी 112 212, ठीक है। 182 तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है दैट इज़ 112 मीटर, 112 मीटर। और अगर इसको हम कन्वर्ट करें फीट में तो 369 फीट में आता ही है। और यहीं से हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। अगर आपको याद हो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल। तो यूनिटी वाला जो है सरदार पटेल जी का है हमारे। कितना हाइट है इसका? 182 मीटर है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात करें तो ये हमारे रामानुजाचार्य का है, जिन्होंने इक्वालिटी के लिए काम किया था। हाइट इसकी उतनी ज़्यादा नहीं है, अराउंड 62 मीटर है। बट ये है कहाँ पे? ये आपका तेलंगाना में है। ये आप सभी को पता होगा कहाँ पे है, ये गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पे है, ठीक है। और राजस्थान से हमें क्या और चीज़ याद आनी चाहिए कि हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ा था, जो यहाँ की नेशनल बर्ड है। रावत भाटा आपको यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको रणथंभौर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, रणथंभौर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मामलू केव्स इन मेघालय बिकेम द फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट। मेघालय में मामलू गुफाएं पहली भारतीय जियो हेरिटेज विरासत बनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ना जाने कितनी बार करवा चुका हूँ, है ना, क्योंकि जब मेघालय की बात आती थी, जब भी हम लोग वो गारो खासी जयंतियाँ करते थे, वहाँ के जो डांस फेस्टिवल करते थे, तो मैं इसका जिक्र कर ही देता था। तो ये तो आपको आई थिंक याद हो गया होगा। अब क्योंकि जब उसका जिक्र, जब वो आता था तो इसका जिक्र करते थे, अब ये आया है तो उनका जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये जियो हेरिटेज साइट कौन डिक्लेयर करता है? ये यूनेस्को करता है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है ना बहुत लंबी है, तकरीबन 7.2 किलोमीटर्स लंबी है, 7.2 किलोमीटर लंबी है ये जो गुफा है, ठीक है। और अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं जो हमने मेघालय के बारे में पढ़ा था। मेघालय कुछ इस तरह से राज्य है जो एक तरह से बांग्लादेश की गोद हम बोल सकते हैं बैठा हुआ है। और मेघालय में 3 हिल्स पड़ी थी, गारो खासी जयंतिया, जो किसका पार्ट है? प्रायद्वीपी पठार का ही पार्ट है, पेनिनसुला प्लेटू, या फिर इसको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं, जो यहाँ पे हमारा ऐसे करके यहाँ बांग्लादेश आ जाता है ना बीच में, तो यहाँ पे जो हमारा पूरा पेनिनसुला प्रायद्वीपी पठार है तो वो एक्सटेंड होकर यहाँ पे भी जाता है। तो उस पूरे कलेक्टिवली उसको हम बोल देते हैं करबी अंगलोंग प्लेट्यू। क्या बोल देते हैं कलेक्टिवली इसको? करबी अंगलोंग पठार। गारो खासी जयंतिया उसका हिस्सा है। हमने ये पढ़ा था, ये गारो, ये है खासी जयंतिया, है ना, ऑर्डर में। गारो वाले कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? ग से वंगाला। खांसी किसको जाती है? जो नंगे के कर्म करता है, ऐसे करके हमने याद किया था, ठीक है। बस याद होना चाहिए, जैसे भी करो, है ना। तो नोंग क्रेम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और जयंतिया वाले क्या करते हैं? ये बेहदिन खलाम करते हैं, ठीक है, बेहदिन खलाम। ये चीज़ हमने याद करी थी और कुछ नहीं, बस इतना याद रखना। मामलू केव्स इंडिया की पहली जियो हेरिटेज साइट बन चुकी हैं। तराई एलिफेंट रिजर्व टू बी सेटअप इन वेयर? तो जो तराई एलिफेंट रिजर्व है ये अभी यूपी के पीलीभीत में सेटअप किया जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन
कंट्री का 53rd टाइगर रिजर्व यूपी के ही रानीपुर में आने वाला है, मतलब ठीक है, यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है 53rd टाइगर रिजर्व। लेकिन ये हम एलिफेंट रिजर्व की बात कर रहे हैं। अब तराई एलिफेंट रिजर्व दिया है। अगर ऑप्शन में दे देता ना यूपी, उत्तराखंड, ठीक है, और महाराष्ट्र ऐसे करके, तो काफ़ी आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, हो सकता है पढ़ा नहीं पढ़ा तो अभी समझ लो। ये हमारे जो पहाड़ होते हैं ना, यहाँ से नदियाँ निकल के आती हैं, जो हिमालय माउंटेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, हिमालय से हमारी नदियाँ निकल के आती हैं, गंगा यमुना ये सब निकल के आती हैं कि नहीं? तो जब ये निकल के आती हैं तो वहाँ से तोड़ फोड़ करते हुए यहाँ पे ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स दिखाते हुए आएंगे। इन लैंडफॉर्म्स के रिगार्डिंग हम पढ़ चुके हैं। क्यों इरोजनल लैंडफॉर्म्स दिखाएंगे? क्यों? क्योंकि ये अभी अपनी यूथफुल स्टेज में है, तो ये इरोजनल फीचर्स दिखाएंगी, यानी पत्थर को तोड़ते हुए लाएंगी, पत्थर को यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगी, और फिर होगा क्या, इन्हीं के बीचों बीच खो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पत्थर इतने बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है, इस बेल्ट को बोला जाता है भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। और इसको हम इस तरह से बोलते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स डिसअपियर, तो डिसअपियर यहाँ पे हो गई, इसके बाद फिर से री एमर्ज करेंगे। अरे थी तो यार तभी, बस डिसअपियर हो गई थी। तो जहाँ पे री एमर्ज करती हैं और जहाँ पे बारीक बारीक मिट्टी, अच्छी सी मिट्टी जमा करती हैं, उसको हम तराई बोलते हैं। और ये तराई जो बेल्ट होता है ना, ये मार्शी एरिया होता है, दलदली होता है, बिकॉज इतना ज़्यादा पानी होता है, इतना ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है कि यहाँ पे दलदली एरिया होता है। और फिर इसके आगे जब बढ़ते हैं ना, तो हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे फ्लड प्लेन्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं एलुवियल फ्लड प्लेन्स के नाम से जानते हैं इनको। और ये एलुवियल फ्लड प्लेन्स दो तरह के होते हैं, एक तो खादर और दूसरे भंगर। ये भाबर है, ये है भंगर, ठीक है। जो भंगर होता है ये ओल्ड एलुवियम से बनता है, पुरानी जलोढ़ से मिट्टी से बनता है। और जो खादर होता है ये न्यू एलुवियम से बनता है, नई जलोढ़ से बनता है। क्लियर है? होता ऐसा है कि जब ये आता है ना, तो किनारे किनारे में या फिर यहाँ पे मेन जगहों में अच्छी वाली नई, क्योंकि ये हर साल रिन्यू होती रहती है। जो साइड में चली जाती है वो हर साल रिन्यू नहीं हो पाती, इसको भंगर बोलते हैं। तो खादर ज़्यादा अच्छी होती है कल्टिवेशन के लिए एज़ कम्पेयर टू भांगर। समझिए आप। तो तराई कहाँ पर देखने को मिलेगा? तराई रीजन, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है, दुधवा यूपी में, वो तराई रीजन में ही आता है, ठीक है। और उसी के पास में ही ये बनेगा तराई एलिफेंट रिजर्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं। क्यों क्रिएट हो जाते हैं? क्योंकि यार यहाँ पे जो पानी है उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ यहीं से फ्लो होकर जाती हैं, इसलिए। तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं तराई बेल्ट में। वो आपको उत्तराखंड, देन यूपी, थोड़ा बहुत बिहार, जो आपका नॉर्दर्न बेल्ट है वहाँ पे देखने को मिलता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, गरुड़ 7 एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इन जोधपुर। जोधपुर में इंडिया और फ्रांस के बीच में गरुड़ एक्सरसाइज हुई। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना है विद दी गरुड़ शक्ति, बिकॉज जो गरुड़ शक्ति है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे गरुड़ की बात हो रही है, 7th एडिशन है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स और जो फ्रांस की एयरफोर्स है उनके बीच में एक्सरसाइज होती है गरुड़, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सिम्बेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो सिंगापुर इंडिया मल्टीलेटरल, सॉरी मल्टीलेटरल नहीं होगा, मैरीटाइम, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज, क्योंकि बाईलेटरल का मतलब है सिर्फ 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी वो जो हमने देखी थी सबसे पहले वो ट्राईलेटरल थी, है। तो यहाँ पे ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती मैरीटाइम एक्सरसाइज है। क्लियर है? और यानी नेवल है। और ये हुई कहाँ पे थी? तो अगर ये बात करें तो विशाखापट्टनम में हुई, ठीक है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अब विशाखापट्टनम से आपको क्या याद आना चाहिए कि विशाखापट्टनम हमारा एक पोर्ट भी है, मेजर पोर्ट है, ठीक है, बंदरगाह है, जो कि इंडिया का डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। ये इस बार के एनडीए में भी पूछ लिया, ठीक है। अभी तो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम लोगों ने जो पढ़ा वही वो एनडीए में आया, क्योंकि तुम लोग एनडीए का पेपर देने गए थे। तो तुम लोग सॉरी सीडीएस का, नॉट एनडीए का, तो तुम लोग एनडीए का पेपर तो देने गए नहीं होगे, एनडीए में भी भर भर के आए हैं, ठीक है। तो डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे देख लेते हैं हम सिंगापुर को। सिंगापुर में बस एक चीज़ अभी के लिए याद रखना कि ये हमारी भूमध्य रेखा इक्वेटर है, और इक्वेटर भूमध्य रेखा के ऊपर है। ये कई बार पूछा था, बिकॉज ये जस्ट ऊपर है, देखिए जस्ट ऊपर है, तो इसलिए इक्वेटर के ऊपर है हमारा जो सिंगापुर है, ठीक है। अगला है युद्ध अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एट उत्तराखंड। तो युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड के औली में हुआ, ठीक है। बस इतना हमें याद रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं।
थुंडी एंड कदमत बीच ऑफ लक्षद्वीप गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। लक्षद्वीप के थुंडी और कदमत समुद्री तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। व्हाट इज़ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? जो एक डेनमार्क बेस्ड एजेंसी है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो देती है, ये उन बीचेस को मिलता है जो बहुत क्लीन, बहुत साफ़ होते हैं, ठीक है, उनको मिलता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये अभी मिला है हमारे थुंडी और कदमत को। थुंडी मिनिकॉय आइलैंड में है, थुंडी जो है वो मिनिकॉय आइलैंड में है, और मिनिकॉय से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें याद आनी चाहिए जो अभी हम रिकॉल करेंगे। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि अब हमारे टोटल 12 ब्लू बीचेस हो गए। तो अगर आपसे पूछे ब्लू बीच का मतलब क्या है, या फिर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे रिलेटेड है, तो ये हमारी जो बीच होती हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। जो हमारी जो क्लीन बीच होती हैं, साफ़ अच्छी सी, उनको हम ये सर्टिफिकेशन, हम नहीं मतलब डेनमार्क देता है ये, ठीक है। डेनमार्क बेस्ड एक इंटरनेशनल इको लेबल गिवन बाय वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट टू वर्ल्ड क्लीनेस्ट बीचेस। तो डेनमार्क बेस्ड है आपका एक एजेंसी, वो देता है, ठीक है। और इसका जो घोषणा किया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है हमारे, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये हमारे भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था। खैर, अब मिनिकॉय से हमें क्या क्या याद आना चाहिए? हमें 8 डिग्री चैनल, हमें 9 डिग्री चैनल याद आना चाहिए। देख सकते हैं आप, ये लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं, और ये ऊपर से यहाँ पे लक्षद्वीप के सारे आइलैंड्स हैं, और नीचे आप मिनिकॉय को देख पा रहे होंगे। ये है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्या है? 9 डिग्री इक्वेटर है। देखिए 10 डिग्री इक्वेटर है, तो ये आपका 9 डिग्री इक्वेटर होता है, उसी को हम 9 डिग्री चैनल बोल देते हैं। तो 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग कर रहा है कि नहीं? ये एंटायर ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये अकेला बेचारा मिनिकॉय है। तो ये 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। इसी मिनिकॉय के नीचे आपको एक 8 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा, और जो 8 डिग्री चैनल होता है ये मिनिकॉय को अलग करता है मालदीव से। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, याद रखिएगा। और वही मालदीव जहाँ भी अभी हमने देखा सुल्तान अजलान शाह कप, और ये आपका सुल्तान ऑफ जौहर कप हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। और 10 डिग्री चैनल तो आई थिंक पता होगा। और एक चीज़ कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि लक्षद्वीप को ये मालदीव से अलग करता है, बात एक ही होगी, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। या फिर मैंने आपको ये भी दिखाया था कि किस तरह से ये, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ये भी हम बोल सकते हैं ना, ये मैंने आपको स्टैटिक वाली क्लास में सारी चीज़ें बताई थी, है ना, समझाई थी, ठीक है। और जो डंकन पैसेज होता है हमारा, डंकन पैसेज, ये साउथ और लिटिल के बीच में, ये साउथ अंडमान और जो लिटिल अंडमान है उसके बीच में। अंडमान निकोबार से और क्या याद आ रहा है? वहाँ पे हमारे सिर्फ भारत के एकमात्र नहीं, 2 मात्र वोल्केनोज हैं, बैरन और नारकोंडम। बैरन एक्टिव है, नारकोंडम डॉर्मेंट है, ठीक है। लक्षद्वीप की कैपिटल कावारट्टी आपको पता होगा। और लक्षद्वीप हमारा एक ऐसा यूटी है जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है। इसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो वो केरला का है, सबसे लोवेस्ट बिहार का है, ठीक है। और लेकिन अगर बात करेंगे ओवरऑल तो 74% है। सबसे हाईएस्ट इन यूटी अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप का है। और एक चीज़ याद रखिएगा, क्या इतना तो हो गया ना, बस याद रखना, ऐसे करके ना पूछ ले आपसे कि थुंडी बीच कहाँ पे, तो याद होना चाहिए मिनिकॉय में, ठीक है। तो थुंडी और कदमत ऊपर है थोड़ा, ठीक है, कदमत ऊपर है, देख सकते हैं ये कदमत है आपका, और थुंडी मिनिकॉय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका पासेस ऑर्डिनेंस टू रेज रिजर्वेशंस ऑफ फॉर एससीज एंड एसटीज। तो कर्नाटक ने जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए अध्यादेश पारित किया है। और कितना परसेंटेज बढ़ाएंगे एससीज का? 15% से 17% टोटल एससीज हो जाएंगे जिनको रिजर्वेशन मिलेगा। टोटल एसटीज जो 3% अभी मिलता था, उस 3% से 7% टोटल हो जाएंगे। अब ये देख के ना मुझे कुछ याद आ रहा है जो आज ही मैंने क्लास में पढ़ाया है। क्या? दुर्गा टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाई चालुक्याज इन द 7th century BC, ठीक है। तो मुझे ये बताइए से कौन सा स्टाइल याद आ रहा है जो मैंने आज बताया था? वो उसका नाम ए से चालू होता है, ज़रा बताओ वो कौन सा स्टाइल है जो मैंने बताया था, इस तरह से जो यहाँ पे घुसते हैं टेम्पल में तो मंडप होता है, वो इस तरह का, बताइए। दुर्गा टेम्पल जो आज हम लोगों ने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर, ट्रीज़ बियॉन्ड फॉरेस्ट इनिशिएटिव किसका है ये? ये एक्चुअली जो ट्रीज़ बियॉन्ड फॉरेस्ट इनिशिएटिव है, ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और यूएस की जो कंपनी है यूएससेट, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और असम गवर्नमेंट ने मिल के ट्रीज़ बियॉन्ड फॉरेस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया है। जो हमने टारगेट रखा है फॉरेस्ट और पूरा ट्री कवर का 33% करने का, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को हमने आज ही डिस्कस किया था अपनी क्लास में कि हमारा फॉरेस्ट कवर तकरीबन 24.6% है, जो हमें 33% तक बढ़ाना है, जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। और अभी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। परसेंटेज के टर्म्स में बात करें मिज़ोरम में है। सबसे ज़्यादा बढ़ा कहाँ पे है? आंध्रा में बढ़ा है। और सबसे ज़्यादा घटा कहाँ पे है? अरुणाचल में घटा है। ये सारी चीज़ें इन टू समराइज़ हम लोगों ने आज पढ़ी थी और भी चीज़ें पढ़ी थी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। सफल अ कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स बाय ओडिशा। इस पे क्वेश्चन आपके पिछले सीजीएल मेंस में भी आया था, ठीक है। स्कीम पे तो याद रखिएगा, जो सफल है ना, ये है आपकी एग्रीकल्चरल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को, बस इतना। और उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। वही तो बस पिक्चर लगाने के लिए लगा दिया था, लेकिन ये सब पढ़ लो, लेकिन याद मत करना बहुत ज़्यादा। फार्मर्स एग्री एंटरप्रेन्योर्स कैन गेट क्रेडिट फ्रॉम। अच्छा, एंटरप्रेन्योर से मुझे याद आ रहा है कि हम स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ज़रा बताइए। स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, आपको बताना है, ठीक है। एक्सेस टू मोर देन 300 टर्म लोन प्रोडक्ट्स बीइंग ऑफर्ड बाय 40+ पार्टनर बैंक्स। मतलब कि इसमें एक तरह से एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए लोन दिए जाएंगे बाई द ओडिशा गवर्नमेंट। ओडिशा के रिगार्डिंग हमने आज ही पढ़ा था और भी पहले पढ़ा था। हमने क्या क्या पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल है, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा था कि पुरी पढ़ा था। पुरी में अभी जो हमने सेकेंड नेशनल वैदिक स्कूल खोला है, तो पुरी के रिगार्डिंग हमने क्या पढ़ रखा है कि यहाँ पे रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा पुरी में किस टेम्पल के लिए? भगवान जगन्नाथ टेम्पल के लिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। कोणार्क सन टेम्पल के बगल में ही कौन सा बीच था? चंद्रभागा बीच, चंद्रभागा बीच, ठीक है। और एक और बीच है गौहर मोती, ठीक है। गौहर मोती बीच है यहाँ पे वो गौहर मोती बीच, याद रखना, वो भी है यहाँ पे, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? आज ही हमने पढ़ा था वंशधारा नदी के बारे में। आज ही मैंने आपको बताया था ऋषिकुल्या नदी के बारे में। आज ही मैंने आपको बताया था चिलिका लेक के बारे में, जो चिलिका लेक हमारा पहला रामसार साइट बना था अलॉन्ग विथ क्योलादेव घाना नेशनल पार्क, जो कि हमारा कहाँ पे है? वो है हमारा राजस्थान में। तो चिलिका लेक और क्योलादेव ये हमारे पहले रामसार साइट्स बने थे, जो अभी टोटल रामसार साइट्स हमारे 75 हो चुके हैं। रामसार कन्वेंशन 1971 ईरान में हुआ था, ठीक। वंशधारा नदी जो है कुछ इस तरह से, आप वंशधारा वैली देखना, ऐसे करके आंध्र प्रदेश में चली जाती है। उड़ीसा का जो कोस्ट है ना, अब ये हम पढ़ते हैं कोस्ट, ठीक है। ये पूरा हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें जो उड़ीसा का कोस्ट है उसको हम उत्कल प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे महानदी रिवर महानदी डेल्टा क्रिएट करती है। यहाँ पे हमारी रिवर है ऋषिकुल्या, जो है ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए फेमस। ओली इस बार का हॉकी का था आपका, यही मैंने आई थिंक क्वेश्चन में पूछा था आपसे। ये मैस्कॉट था इस बार का, जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, जो जीता जर्मनी, है ना। और यहाँ पे हमारी महानदी डेल्टा भी बनता है, ठीक है। महानदी जो है अपना रिवर जो है महानदी डेल्टा बनाती है। ये है हमारा चिलिका लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है। यहीं पे ब्राह्मणी और बैतरानी नदियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। तो सारी चीज़ें हमारी रिवाइज हो गई। कोणार्क सन टेम्पल बनवाया किसने था? नरसिम्हवर्मन फर्स्ट ने बनवाया था इसको। आगे बढ़ते हैं। गुजरात हैज़ बिकम 100% हर घर जल स्टेट। गुजरात 100% हर घर जल राज्य बन गया है, ठीक है। देख रहे हैं मोदी जी को, डबल विक्ट्री साइन दे रहे हैं। लगता है डब्लू का बता रहे हैं, डब्लू कहाँ पे है ना। एक फिल्म आई थी ना कि डब्लू की खोज में वो सब सारे लगे रहते हैं, ठीक है। खैर, तो पहला स्टेट कौन सा था ये आपसे पूछा जा सकता है, तो गोवा था, ठीक है। मुझे याद है जब ये बना था गोवा, तो CDS में पूछा गया था ये। खैर, अभी हाल ही में गुजरात बना है, यानी हर घर में टैप वाटर अभी अवेलेबल है, दैट्स इट। गुजरात के रिगार्डिंग हमने क्या क्या याद आना चाहिए कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इसकी, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। यहाँ पे रन उत्सव मनाया जाता है। आज ही पढ़ा था कि नहीं, रन उत्सव मनाया जाता है। और यहीं पे रन ऑफ कच्छ है। रन ऑफ कच्छ में कौन सी नदी आके गुम हो जाती है? लूनी नदी। और यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबाट है, जहाँ पे गिरती है कौन? माही नदी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। उसके रिगार्डिंग आज ही पढ़ा था हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। FATF पुट्स म्यांमार ऑन दी ब्लैक लिस्ट। FATF ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाला। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यार ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 3 कंट्रीज़ ही हैं अभी तक। पहले ईरान थी, कोरिया थी, जो जिसको नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, और अब म्यांमार भी आ गई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। FATF जो है क्या करती है? इसकी 2 लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ये जो है G7 की एक मीटिंग हुई थी 1989 में, 1989 में पेरिस में। वहाँ पे
ये FATF बना था। G7 क्या है? 7 कंट्रीज़ का समूह है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7, जैसे G20 होता है। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं उसको याद रखने की ट्रिक है, जूस GF, ठीक है, अपनी अपनी GF को जूस पिलाया, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो J से हो गया जापान, U से याद रखना USA याद रखो, ठीक है, इससे आप जापान याद रखो, इससे USA अमेरिका। I से याद रखो आपका जो इटली है। C से आपका कौन सा कंट्री है? C से आपका कनाडा है, ना कि चाइना। डेवलप्ड कंट्रीज़ ही हैं इसमें मोस्टली, ठीक है। और ई से आपका क्या है? ई से आपको इंग्लैंड याद रखना है। अब यार यूके में बोल सकता था, लेकिन वो ट्रिक बनाने के लिए ई से इंग्लैंड, ठीक है, तो यूके है ना। और जी से है आपका जर्मनी, ठीक है, ठीक है, हाँ जर्मनी। और एफ से आपका फ्रांस, ठीक है। तो जूस GF जो है ये आपको ट्रिक याद रखनी है। 1989 में पेरिस से बना था। अब ये एक वॉच डॉग है। वॉच डॉग मतलब देखता हुआ कुत्ता, हाँ देखता हुआ कुत्ता। किसको देख रहा है कुत्ता? तो ये जो है देख रहा है वो कंट्रीज़ को जो मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान जैसे उन नापाक देशों को, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं। बेचारा जो हमारा बेटा है, बिगड़ैल बेटा, वो कभी ग्रे लिस्ट में आ जाता है, कभी हट जाता है। तो ये अभी आई थिंक अभी करंटली नहीं है पाकिस्तान, आ जाता है, हट जाता है। लेकिन ब्लैक लिस्ट मतलब हाई रिस्क। अब होता क्या है अगर कोई ब्लैक लिस्ट में आ जाता है? तो होता ये है कि उसमें जितनी भी FATF की मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इन पे सैंक्शंस लगाना, इकोनॉमिक सैंक्शंस, ठीक है, लगाना शुरू कर देती हैं। तो ईरान, कोरिया थी, और अभी म्यांमार जो है घुस चुका है, और ईरान और कोरिया से बोल रहा है स्वागत नहीं करोगे हमारा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग ऑफ इंडियाज़ राइज टू अ ग्लोबल सुपर पावर बुक हैज़ बिन रिटन बाई बिमल जालान, जो हमारे RBI के पूर्व गवर्नर थे। उन्होंने किताब लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, बस इतना याद रखिएगा। एक कमेटी भी बनी थी सन 2019 में, बहुत ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं है। तो 2019 में इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, क्योंकि मैंने आपको बताया था RBI जो है इट एक्ट्स एज अ बैंकर, टू आर गवर्नमेंट, हमारी सरकार के लिए बैंकर के रूप में एक्ट करता है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को भी लोन देता है, और कितना लोन देना है कितना नहीं देना है उसको इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बोलते हैं। उस पर ये कमेटी बनी थी 2019 में, जिसको हेड किया था बिमल जालान ने। 19th सखारोव प्राइज 2022 बाय यूरोपियन पार्लियामेंट गिवन टू पीपल ऑफ यूक्रेन। ये जो प्राइज़ है सखारोव प्राइज़ जिसको हम बोलते हैं, ये प्राइज़ दिया जाता है फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए, यानी विचारों में आज़ादी रखने के लिए। तो इनके अकॉर्डिंग ये यूरोपियन पार्लियामेंट देती है, इनके अकॉर्डिंग लोग जो हैं यूक्रेन के, उनके थॉट्स में आज़ादी है ना, क्योंकि वो रशिया से लड़ रहे हैं। अब यूरोप के अपने, ठीक है, कुछ उल्लू सीधे करने, यूक्रेन वाले जो अपना यहाँ का जो वो है प्राइम मिनिस्टर, वो अपना ही अलग बिजी है, वो अपना अलग तेवर दिखा रहा है, जानता नहीं पुतिन बर्बाद कर देगा इसको बेचारे को। लेकिन खैर सब अपने अपने यहाँ पे उल्लू सीधे कर रहे हैं, खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे ओमो हाजी, इनका नाम है ओमो हाजी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनको जाना जाता था एज द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट मैन। क्यों? काफ़ी सूखे थे। क्या कभी पीते नहीं थे? पीते थे, नहीं पीते थे, देखो पी तो रहे हैं, लेकिन ये नहाते नहीं थे, ठीक है। इन्होंने जाने कितने सालों से, आई थिंक जब इनकी एज 24 थी तब से नहीं नहाया। तो और आई थिंक ये 92 की एज में मरे हैं। तो देख लो, अब जोड़ लो कितने सालों से इन्होंने नहीं नहाया। और ये इन पे मूवी बनी थी, खैर उतना ज़्यादा मैं डीप नहीं जाना, बस इतना याद रखो ओमो हाजी है नाम इनका, ईरान के थे, और वर्ल्ड के ड्रेस्ट आदमी मर गया, ठीक है। बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवार्ड, ये नीसा हैदराबाद को मिला है। यहीं पे ट्रेनिंग होती है जो CISF के असिस्टेंट कमांडेंट्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है नीसा हैदराबाद में, और इसको बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है बाय द होम मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन सितरंग नेम्ड बाय थाईलैंड हैज़ हिट बांग्लादेश। थाईलैंड के नाम का चक्रवाती तूफान सितरंग बांग्लादेश से टकरा गया। ये ऐसे साइक्लोन आया, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आया, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आया और यहाँ पे बांग्लादेश की कोस्ट को अफेक्ट किया, ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि हमारे इंडिया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को भी थोड़ा बहुत हिट किया। इसको नेम किसने किया था, नामकरण इसका थाईलैंड ने किया था। बांग्लादेश के रिगार्डिंग में क्या क्या रखा था, बांग्लादेश टॉप एक्सपोर्टर है, ये टॉप एक्सपोर्टर है जूट का। जूट वही जूट जिसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। और अभी तो कुछ करंट अफेयर में थे, जैसे यहाँ के अभी नए प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो अभी सब मैं बताऊँगा नहीं, बिकॉज आगे वो आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो रिलेट उतना ही करेंगे जितना नीडेड है, जितना अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है।
और हाँ, बांग्लादेश के ढाका में ही, आपकी ढाका में एक तो मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, और ढाका में ही जो सार्क है ना वो बना था, लेकिन जो सार्क का हेड क्वार्टर है वो ढाका में नहीं है। वो कहाँ पे वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022 मिला बारबरा मेटकैफ को। ये कौन देता है? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देती है। क्यों? क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन, कौन सी यूनिवर्सिटी सेटअप किया था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1875 1875 में। लेकिन 1920 में इसका नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया। ये जो मैडम है बारबरा मैडम, ये इंडिया के मुस्लिम्स या फिर जो एशियन सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम्स हैं उन पे स्टडी बहुत ज़्यादा करती हैं, तो इसलिए इनको ये मिला है सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड, जो कि हैं यूएसए की। आगे बढ़ते हैं। 1875 में कुछ और भी हुआ था। आर्य समाज की स्थापना करी थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वही स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका मूल नाम मूल शंकर है, वही स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने इंडिया फॉर इंडियन स्लोगन दिया था, जिन्होंने बोला था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, और जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखी थी। एक स्टूडेंट को पूछ रहा था सर सत्य प्रकाश किसने लिखी? तो सत्य प्रकाश करसोनदास मूलजी ने। वो सत्यार्थ प्रकाश है जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी। आगे बढ़ते हैं। और 1920 में और एक कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था, NCM, ठीक है। और 1920 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, अगर आपको याद हो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने करी थी? ये करी थी नारायण मल्हर जोशी। पहले प्रेसिडेंट इसके बने थे लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। बैलन डी और अवार्ड मेन कैटेगरी में फुटबॉलर्स को मिलता है। ये मिला है करीम बेंजेमा को, और बैलन डी और विमेन के लिए मिला है एलेक्सिया पुतलास को। ये जो करीम बेंजेमा हैं ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और एलेक्सिया पुतलास ये स्पेन से बिलोंग करती हैं। बस आगे बढ़ते हैं। स्टेडफास्ट नून इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ, तो ये याद रखिए ये नेटो कंट्रीज़ की एक एक्सरसाइज है। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो के बारे में बहुत आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। ये जो नेटो है ये इस्टेब्लिश हुआ था आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको कि हम वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या फिर वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। 1949 में ये क्रिएट हुआ था, जब ये ट्रीटी हुई थी अप्रैल 1949 में। इसके रिगार्डिंग को ये पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर आई थिंक आपको पता होगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और क्या पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है कि इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन पे किसी पे भी अगर कुछ आँच आएगी तो सारी मेंबर कंट्रीज़ उसका साथ देंगी उस कंट्री का, ये इसमें है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो इसके बारे में बताता है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 5। याद रखना इस ट्रीटी का आर्टिकल नंबर 5 है जो इस चीज़ को एक्टिवेट करता है जब ये बोलता है। और ये सिर्फ आज तक सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट हुआ है, जब USA में वो नहीं इसने ओसामा बिन लादेन ने हमला करवा दिया था 2008 में, तब ये जो है एक्टिवेट हुआ था। क्लियर है। और नेटो के रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर हो गया। हाँ, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन था? तो लेटेस्ट इसका मेंबर था नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में, ठीक है। अभी तो ये आपके इजराइल वगैरह भी बोल रहे हैं कि हमको भी शामिल कर लो, ठीक है। नॉट इजराइल, आई थिंक स्वीडन और फिनलैंड बोल रहे हैं। और अभी टोटल अगर कंट्रीज़ की बात करें तो 30 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और जैसे होता है आर्टिकल 5 जो है एक ही बार वॉलेट हुआ है जब वो कौन सा जो वर्ल्ड अफेयर क्या बोलते हैं उस बिल्डिंग में अटैक किया था। और आई थिंक 2008 नहीं 2001 में हुआ था, 2001 में हुआ था, जिसको 9/11 अटैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट मेंबर कौन है? नॉर्थ मैसेडोनिया। तो इतनी चीज़ आपको इस रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। और कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो न्यूज़ में रहती हैं इसकी नेटो की, एंड दैट आर डिफेंडर यूरोप, ठीक है, डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पॉन्स। ये 2 एक्सरसाइजेज हैं जो ये भी न्यूज़ में रहती हैं, जो नेटो कंट्रीज़ के बीच में ही होती है, डिफेंडर यूरोप एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। ये किताब बॉब डायलन ने लिखी है, इसमें और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, उतना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 27 पैंडमिक डिसरप्शंस एंड ओडिसाज लेसन्स इन गवर्नेंस बुक, ये किसने लिखी है? डॉक्टर अमर पटनायक जी ने लिखी है।
और लॉन्च किसने किया? यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर एवर, पिछले 2 डेकेड से, 20 सालों से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के। क्योंकि यहाँ पे काम आप देखिए, स्कीम या फिर कोई भी इनिशिएटिव उड़ीसा में क्यों लॉन्च होते हैं? बिकॉज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नवीन पटनायक जो कि बीजू पटनायक जी के लड़के हैं, और बीजू पटनायक हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। खैर, तो 2 डेकेड, और बाकी उड़ीसा के रिगार्डिंग सब कुछ अभी पढ़ चुके हैं, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। बस किताब का नाम पैंडमिक डिस्ट्रप्शंस एंड ओडिशाज लेसन्स इन गवर्नेंस, तो किस तरह से कोविड पैंडमिक में इन्होंने चीज़ें काम की, तो पब्लिक हेल्थ, डेटा प्रोटेक्शन और अदर एसेज इसमें दिए हुए हैं। 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल, तो इंटरपोल का जो जनरल असेंबली होता है उसका 90th जो आपका समिट हुआ है, दैट इज़ हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन लियोन, फ्रांस, ठीक है। और ये मतलब एक तरह से इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म है। और जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं ये भी अपने ग्रे क्रिमिनल्स, ग्रे लिस्ट ऐसे निकालता रहता है, ग्रे, ब्लू, अलग अलग कलर की लिस्ट है, वो हमें सब जानने की ज़रूरत नहीं। बस इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में है। न्यू दिल्ली में इसकी 90th जनरल असेंबली हुई थी। नाउ कमिंग ऑन टू द 29th क्वेश्चन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो रिलीज़ किया है UNDP और OPHI ने, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी हेल्थ इंडेक्स और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। और ये बताता है कि कौन कहाँ पे कितने गरीब लोग हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है नाइजीरिया, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है नाइजीरिया। और इतना मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना, और मतलब इतना पीछे नाइजीरिया इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कि हम इंडिया वाले अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है कि फर्स्ट नंबर पे ही रहे, ठीक है। आई थिंक 2.5 टाइम्स का अंतर है इन दोनों के बीच में, जो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं भी कितने पुअर हैं कितने नहीं। बस इंडिया में सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे नाइजीरिया आता है, और इंडियन स्टेट की अगर बात कर लें तो उसमें बिहार, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली टॉप पे है, ठीक है। अभी जो CDS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंडिकेटर्स पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है। तो याद रखना इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस हेल्थ के अंदर 2 इंडिकेटर्स होते हैं, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टालिटी। चाइल्ड मोर्टालिटी का मतलब है जन्म के टाइम पे कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और क्योंकि ये देखिए ना, नाम क्या, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी सिर्फ पॉवर्टी पैसे के टर्म्स में नहीं नापता है, मल्टी डायमेंशन, हर डायमेंशन, हेल्थ के डायमेंशन से पॉवर्टी, एजुकेशन के डायमेंशन से पॉवर्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के डायमेंशन से पॉवर्टी को नापता है। ईयर्स इन स्कूलिंग, एजुकेशन में और स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स, ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी एक क्या है, डायमेंशन है अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30th क्वेश्चन है हमारा, ज्योति याराजी हेलिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो ये स्प्रिंटर हैं, न्यूज़ में क्यों हैं? पहली हमारी इंडियन बनी है जो 12.82 सेकेंड में पूरी की है 100 मीटर की रेस। अभी तक किसी ने भी पूरी नहीं की है इतने कम टाइम में, ठीक है। और इंडिया की ही एक मतलब स्प्रिंटर हैं अनुराधा जी, ठीक है। तो अनुराधा जी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था मई 2022 में। इसके बाद अभी इन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है और नेशनल रिकॉर्ड सेटअप कर दिया है 12.82 सेकेंड्स में, ठीक है। पहले न्यूज़ में थी क्योंकि अनुराधा बिस्वाल उनका नाम था, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ा अभी 12.82 सेकेंड में। तो बस इतना याद रखना, ज्योति याराजी इज़ अ स्प्रिंटर फ्रॉम विच स्टेट, आंध्र प्रदेश, ठीक है, विशाखापट्टनम से बिलोंग करती हैं। और इनसे हमें किनकी याद आनी चाहिए, हमें याद आनी चाहिए, हमने पढ़ रखा है, जो कि अभी हम आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ PT उषा, बिकॉज हम करंट अफेयर के भी 2 क्वेश्चन डेली करते हैं स्टैटिक में। तो PT उषा न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज ये पहली विमेन चेयरमैन बनी है, पहली विमेन चेयरमैन बनी है किसकी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, और पहली विमेन बनी है, फर्स्ट विमेन to be nominated for the panel of vice chairperson in राज्यसभा, वाइस चेयरपर्सन इन राज्यसभा, ठीक है। और PT उषा को हम पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, हम लोगों ने भी देखा था, और ये CDS एग्जाम में भी पूछ लिया गया, ठीक है, पायोली एक्सप्रेस, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट जब मैंने पिछले वाले CDS एग्जाम का क्वेश्चन शेयर किया था तो बोल रहे थे कि हाँ ये क्या, वो तो पहले हो चुका है ना पेपर, तो उसी का देख के पढ़ा दिए होंगे। नॉट ऑल, मुझे पता है भाई 99% लोग क्या मेरे बारे में सोचते हैं या फिर कंटेंट उनको कितना हेल्प करता है, लेकिन 0.0001% होते हैं ना, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी तो ये CDS एग्ज़ाम मैंने कोई, मेरा तो UPSC में नहीं है ना कि जिससे मैंने पेपर सेट करवाया, ठीक है। तो खैर अभी ये पता होना चाहिए और राज्यसभा में कितने लोग नॉमिनेट होते हैं, और पहली विमेन कौन थी राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली, रुक्मणी देवी अरुंडले। और ये
क्लासिकल डांस की एक्सपोनेंट हैं, ज़रा बताइए। रुक्मणी देवी अरुंडले, ठीक है, ये कहाँ किससे बिलोंग करती हैं? भरतनाट्यम से, ठीक है, और पहली भरतनाट्यम, ठीक है, और पहली हमारी महिला है जो राज्यसभा में नॉमिनेट हुई। कितने मेंबर्स नॉमिनेट करता है हमारा कौन? प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस में। लिसैस करके याद करने को बोला था। आगे बढ़ते हैं, और हिमा दास को हम क्या बोलते हैं? हिमा दास जी को धींग एक्सप्रेस बोलते हैं, ठीक है, ढींग एक्सप्रेस, हिमा दास जी को, है ना। चलिए, and the last question of today is question number 31, मैस्कॉट ऑफ फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023। तो 2023 का जो विमेंस वर्ल्ड कप होगा फीफा का, वो कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगस्त से खेला जाएगा। और ये जो है इसका मैस्कॉट है तजूनी, जो कि एक तरह की क्या है? पेंगुइन है। हमारे जो वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी वाला, उसमें क्या था? ओली, ठीक है, जो कि ऑलिव रिडले टर्टल था। क्लियर है। बाकी अंडर 17 हमने डिस्कस कर लिया विमेंस का, वो मुंबई में हुआ, स्पेन ने जीता। और जो आगे फीफा वर्ल्ड कप हुआ, जो हम लोग का मेंस का हुआ था, जो अर्जेंटीना जीता, वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे। सिर्फ अभी उतना ही देखेंगे, उतना ही रिलेट करेंगे जो अभी हमने सिर्फ पढ़ा है, ठीक है। चलिए, आखिरी अभी एक और बाकी है 31 के बाद 31 नहीं आ गया, 32, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन बोरबनाल SM1B इनाग्रेटेड एट भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक बोरबनाल HSM1B का उद्घाटन किया गया। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि ये इंडिजिनसली बिल्ट पहली हमारी ऐसी ट्रेन है। इंडिजिनसली का मतलब है स्वदेशी निर्मित, और एल्यूमिनियम से बिल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा लाइट होगी। फ्रेट का मतलब क्या होता है? जो गुड्स को, सामान को कैरी करती हैं, तो बहुत ज़्यादा सामान को कैरी कर पाएंगी। और इंडिजिनसली बना है तो किसने बनाया? तो याद रखना ये बेस्को लिमिटेड है, एक बेस्को लिमिटेड कंपनी, और एक हमारी जो टॉप मोस्ट PSU है फॉर द एल्यूमिनियम, एंड दैट इज़ हिंडल्को, ठीक है, हिंडल्को। आप ये बताएंगे इस हिंडल्को का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और एल्यूमिनियम की हमने क्या पढ़ी थी? और पढ़ी थी जो है बॉक्साइट। सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? उड़ीसा में ही प्रोड्यूस होता है। कौन सी माइंस पढ़ी थी इसके रिगार्डिंग? मयूरभंज, याद करिए, ठीक है, मयूरभंज, है ना। चलिए, तो यहाँ पे होता है हमारा करंट अफेयर्स। नहीं ख़त्म हो रहा है ये, क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? 32, ठीक है, लास्ट है ये। निहोंशु एन अल्कोहलिक बेवरेज एंडेमिक टू चेन्नई हैज़ बीन फाइल्ड फॉर GI टैग बाई बोथ इंडिया एंड जापान। निहोंशु एक अल्कोहलिक बेवरेज है जो हमारे तमिलनाडु को चेन्नई में मिलता है, ठीक है, और जापान क्लेम कर रहा है कि नहीं हमें GI टैग मिलना चाहिए, और ये बोल रहे हैं तमिलनाडु की, यानी कि हम इंडियंस बोल रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। अब देखो किसको मिलता है, अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ है, जब क्लियर होगा तो हो जाएगा। बस अभी इतना याद रखना है कि जो निहोंशु है एक अल्कोहलिक बेवरेज है। और अगर पूछ ले कौन सी कंट्रीज़ में इन्वॉल्व, 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो इंडिया और जापान इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये हो जाते हैं हमारे करंट अफेयर्स ख़त्म। और ये सब तो तुम करते नहीं हो, है ना तो ये सब बोलना तो पाप है मेरे लिए। अब बस तुम इतना कर लो कि इसको रिवाइज़ कर लेना एक बार, जब हम अगला सेशन करें जो कि संडे को होगा, तो तब तक ये रिवाइज रखना। और इसका टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप में होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। टेलीग्राम चैनल अलग है जहाँ पे PDF मिलती है, ग्रुप अलग है जहाँ पे डिस्कशन होते हैं, क्विजेज़ होती हैं, तो वो दोनों लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। नहीं होगा तो वहाँ पे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मैं वो लिंक शेयर कर दूँगा। थैंक यू।